हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपकी नेक्स्ट वीडियो है ऑन द टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग। तो जैसे कि हमने वीडियोस करी हैं, हमने जैसे कि सेशंस किए हैं जिसमें कि आपके नॉन वर्बल रीजनिंग आई थिंक 2 सेशन हम कर चुके हैं, है ना। तो 2 सेशन के बाद आज मेरी कोशिश है कि मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूं जो आपके सीसैट एग्जाम में आए हैं। और टॉपिक कौन से टॉपिक के लिए? नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा नॉन वर्बल रीजनिंग को लेके होते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस करने के तरीके हमें नहीं पता, क्वेश्चन लगते आसान है पर तरीका पता लग जाए, है ना। तो इसीलिए सारे प्रीवियस आज के सेशन में सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, राइट। तो काफ़ी सेशंस हो चुके हैं हमारे, है ना, काफ़ी सेशंस हो गए रीजनिंग के। तो एटलीस्ट इतना मैं होप आप सबसे कर सकती हूँ कि सीसैट एग्जामिनेशन में जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है तो उस सेक्शन में आपका 100% अटेम्प्ट जाएगा। आई डोंट थिंक हमने कोई टॉपिक मिस किया, आई डोंट थिंक हमने कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन मिस किया है, सब कुछ कवर अप हो रहा है आपका। सो आई होप कि आपका एटलीस्ट रीजनिंग का, वैसे तो आपका सीसैट ओवरऑल ही बहुत अच्छी तैयारी हो रही है आप सबकी, आपका सारे सेशंस आपको मिल रहे हैं मैथ्स के और जितने भी आपका सीसैट का रिक्वायर्ड है सब कुछ आपको मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए आई होप आप सीसैट क्रैक करेंगे और डेफिनेटली क्रैक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि किस टॉपिक का है? वेन डायग्राम का। ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये जो है आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके सामने है दिया हुआ। देखिए यहाँ पे उसने आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें कि उसने सबसे पहले क्या बोला? रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल को। यानी रेक्टेंगल अगर मेल है तो रेक्टेंगल से बाहर होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल को। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एजुकेटेड को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्बन को, ठीक है। और स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिविल सर्वेंट्स को। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। तो सबसे पहले तो 40th क्वेश्चन जो आपका एग्जाम का था, हाउ मेनी आर एजुकेटेड मेल्स? एजुकेटेड हो, मेल्स हो, नॉट अर्बन रेजिडेंट्स। आप एक चीज देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, हम नेगेटिव से शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है और एक्यूरेसी भी रहती है। तो नेगेटिव से अगर आप शुरू कर रहे हैं कि अर्बन नहीं होने चाहिए, तो अर्बन कौन से वाले? अर्बन है आपका सर्कल, यानी सर्कल से बाहर होना चाहिए। सर्कल से बाहर क्या होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए और मेल होना चाहिए। एजुकेटेड है ट्राइंगल, सर्कल से बाहर मतलब 4 आउट हो गया, बचा क्या? 11 और 5। एजुकेटेड और मेल क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आपका 11 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 11, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एजुकेटेड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट नॉट अर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नेगेटिव किसका है? सिविल सर्वेंट्स ना हो, एजुकेटेड ना हो, मेल ना हो, सिर्फ अर्बन हो, ओनली अर्बन। तो यानी ओनली अर्बन वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये तीनों फिगर से बाहर ये वाला एरिया है जो नंबर्ड है 3, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हाउ मेनी आर फीमेल्स अर्बन? फीमेल का मतलब होता है नॉट मेल, ठीक है। यहाँ फीमेल हमें गिवन नहीं है, बट फीमेल का सिंपली क्या मीनिंग है? नॉट मेल। तो उसने बोला कि हाउ मेनी आर फीमेल्स अर्बन रेजिडेंट्स एंड ऑल्सो सिविल सर्वेंट्स। फीमेल भी होनी चाहिए, अर्बन भी होने चाहिए और सिविल सर्वेंट्स भी होने चाहिए। तो चलिए ये देखिए इधर, फीमेल का मतलब नॉट मेल, मेल से बाहर, अर्बन एंड सिविल। अर्बन और सिविल का कॉमन क्या है? 10 और 6, बट 6 जो है ये मेल की कैटेगरी में आ रहा है, तो आंसर इसका क्या होगा? 10, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो कि मेल से बाहर है
ठीक है, अर्बन है और सिविल सर्वेंट्स है। तो ये आपका था वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन जब भी आप करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपने शुरुआत नेगेटिव से करनी है कि ये नहीं है। तो उससे जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर वो कह दे मेल नहीं है, तो मेल वाले फिगर जो कि रेक्टेंगुलर फिगर है उसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो आपके एक ही बारी में आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए जो एरिया है ना वो कम बच जाता है, जिसमें कि हमें चेकआउट करना है कि आंसर क्या होगा। इसीलिए बेटर रहता है वेन डायग्राम को करने में कि आप हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मिरर इमेज का क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज हम कर चुके हैं एक सेशन, इसका आपको बताया था। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। तो पहले तो इस चीज की इमेज देखो क्या होगी। इस चीज की इमेज मिरर में ऐसे होगी, लेफ्ट राइट रोटेट हो जाएगा, है ना, टॉप बॉटम सेम रहता है। तो ये चीज आपको कहाँ मिल रही है, ये चीज आपको डी ऑप्शन में मिल रही है और ए ऑप्शन में मिल रही है, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी और सी में से नहीं है। आंसर इसका या तो ए होगा या डी होगा। तो ए और डी में अगर हम चेकआउट करते हैं तो ए और डी में से आप देख सकते हैं डिफरेंस जिस चीज का है वही देखेंगे। तो ए और डी में आप देखिए किस चीज का डिफरेंस है। 12 दोनों में सिमिलर है, 3 दोनों में सिमिलर है, ये 9 दोनों में सिमिलर है। 6 की शेप देखिए दोनों में सेम नहीं है। तो देखिए 6 अगर आपका ऐसे है तो मिरर में वो ऐसा दिखेगा, जो कि आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। 6 की शेप जो है वो मैच नहीं कर रही, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने आपको क्या बोला, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंटिस्ट। यहाँ पे ए जो है वो साइंटिस्ट है, बी जो है वो राइटर्स है, ठीक है, और सी जो है वो इंटेलेक्चुअल्स हैं हु ड्रिंक कॉफी। ये जिनको कॉफी पसंद है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, सी से। ठीक है, तो उसने आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे दिया। विच ऑफ द कंक्लूजन्स, कौन सा कंक्लूजन इज नॉट करेक्ट। उसने पूछा कौन सा कंक्लूजन करेक्ट नहीं है। ये एक चीज का ध्यान दीजिए, आप पेपर जब करके आते हैं ना, पेपर में क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है, टाइम सेव करना है बट क्वेश्चन पढ़ना मिस नहीं करना। क्वेश्चन पढ़िए प्रॉपरली, टाइम सेव सिर्फ टेक्निक और शॉर्टकट से होता है कि आप सॉल्व करने का आपका जो तरीका होता है ना वो लंबा नहीं होना चाहिए। तभी हम आपके सेशंस में हर चीज में मैं आपको शॉर्टकट्स बताती हूँ, ताकि आपका सॉल्व करने का मेथड जो है ना वो इस तरह से हो कि आप 1-2 सेकंड में ही आंसर निकाल दो और क्वेश्चन पढ़ने के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करो। अगर आपका मेथड सॉल्व करने का लंबा है और आप शॉर्टकट के चक्कर में, टाइम सेव करने के चक्कर में क्वेश्चन पढ़ने में आप कंजूसी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स को मिस कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत कॉमनली देखा गया है कि आप पेपर देके जब आते हैं तब जब आराम से फुर्सत से अपना पेपर को पढ़ते हैं तो ध्यान जाता है, अरे इसमें तो बोला था नॉट करेक्ट, हम तो करेक्ट वाला कराए, है ना। तो ये गलतियां ना हो, इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए अपना एग्जामिनेशन का। तो चलिए, पहला उसने बोला ऑल साइंटिस्ट ड्रिंक कॉफी। अब ये देखो यहाँ पे चांस की बात है कि उसने बोला ऑल साइंटिस्ट ड्रिंक कॉफी, ये सही है ना, पर आप गलती से अपनी तरफ से इसको टिक कर जाते हो कि उसने पूछा था करेक्ट कौन सा है, ये सही है, आगे टाइम बच गया, देखना नहीं पड़ेगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो इसीलिए ध्यान दो, उसने ये नहीं बोला इज करेक्ट, उसने बोला नॉट करेक्ट, तो ये वाला तो सही है। ऑल राइटर्स हु ड्रिंक कॉफी आर साइंटिस्ट। जितने भी राइटर्स है, ऑल राइटर्स, ये देखिए जितने भी राइटर्स हैं जो कॉफी पीते हैं, कॉफी ये वाला सर्कल है, यानी मतलब वो इतने एरिया की बात कर रहा है। ऑल राइटर्स हु ड्रिंक कॉफी आर साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट है। ऑल का मतलब ये सारे एरिया को कह रहा है, ये सारा एरिया साइंटिस्ट होगा, बट ये सारा एरिया साइंटिस्ट नहीं है, सिर्फ इतना एरिया साइंटिस्ट है, ये वाला एरिया इज नॉट साइंटिस्ट। ठीक है, तो बी वाला हो गया गलत, दिस इज नॉट करेक्ट। वैसे तो आंसर आ चुका है, पर चलिए पूरा ही देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। सम राइटर्स डू नॉट ड्रिंक कॉफी, तो ये देखिए ये तो दिख रहा है कि कुछ राइटर्स जो हैं वो कॉफी नहीं पीते। फिर सम साइंटिस्ट्स आर नॉट राइटर्स, कुछ साइंटिस्ट है जो राइटर नहीं है, वो भी मुझे दिख रहा है। तो नॉट करेक्ट वाला आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, ये है आपका पेपर फोल्डिंग का, पेपर फोल्डिंग पिछले सेशंस में हम कर चुके हैं। एंड अगर आपने सेशन अच्छे से अटेंड किया होगा, शायद से हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। हाँ जी, आपको उसने बोला एक स्क्वायर शेप पेपर इज फोल्डेड एंड कट as shown in the following figure, which of the given options resembles most of the unfolded one। आपने पेज को इधर फोल्ड किया, फिर आपने पेज को इधर फोल्ड किया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे फोल्ड करने के बाद ये दो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, है ना। ये दो सर्कल्स जो हैं, जब पेज ओपन होगा, पेज ओपन होने के बाद आपका कैसा दिखेगा ये हमें बताना है। तो ये देखिए, पेज जब आप इधर ओपन करेंगे तो ये सर्कल ऊपर कॉपी होगा, ये सर्कल नीचे कॉपी होगा। तो इस तरह से आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि जब हम पेपर कटिंग या फोल्डिंग करते हैं, वहां पे आपके 3 मेथड मैंने बताए थे। सबसे पहले काउंटिंग द एलिमेंट्स, फिर मैच द ओरिजिनल पोर्शन ऑफ पेज विद द गिवन ऑप्शन, और तीसरा कंसेप्ट ऑफ इमेज। आपको मैंने बोला था कि जो इमेज का कंसेप्ट होता है वो आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत हेल्प करेगा, और स्पेशली तब हेल्प करेगा जब आप उलझ जाएंगे क्वेश्चन में। जब भी आप किसी क्वेश्चन में उसकी टेक्निक टू सॉल्व जो होती है उसमें आप उलझ जाएंगे, तो आपका लास्ट रिजॉर्ट होता है कंसेप्ट ऑफ इमेज, जिसमें कि अगर आपने पेपर इधर की तरफ ओपन करना है, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट ओपन करना है, तो आपका कंसेप्ट चलेगा मिरर इमेज का। और अगर आपने टुवर्ड्स टॉप या टुवर्ड्स बॉटम ओपन करना है, तो आपका कंसेप्ट चलेगा वाटर इमेज का। तो ये आपका रहता है कंसेप्ट ऑफ इमेज, जो हमारा यूज होगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो फिलहाल आपका हो चुका है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन है, विच फिगर कम्स नेक्स्ट इन द अबव सीरीज। फिगर की सीरीज भी आती है। हाँ जी, ये वाला करिए सॉल्व। देखिए यहां पे अगर आप क्वेश्चन देखो, पहले बॉक्स में क्या हो रहा है, ये 4 फिगर्स हैं इस तरह से। ये 4 फिगर मतलब पहले वाले में आपकी इस तरह से शो हो रही है, अगले में ऐसा शो हो रहा है, मतलब ये 4, फिर अगले में ऐसा शो हो रहा है, अगले में ऐसा शो हो रहा है, अगले में ऐसा शो हो रहा है, तो अगले में स्क्वायर शेप होगी। तो स्क्वायर शेप होगी, जिस वजह से आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना। ए और बी ऑप्शन गलत हो गया, बचा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। और ये चीज मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बोली थी कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, तो वहां पर आपने जब 2 ऑप्शन बच जाते हैं, तो उन्हीं 2 ऑप्शंस का डिफरेंस देखना है कि क्या है, इन दोनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। देखो सर्कल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, ये चीज भी दोनों एक जैसी दिख रही है, ये चीज भी दोनों एक जैसी दिख रही है, फर्क सिर्फ ये वाली चीज और इस चीज का आ रहा है। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस मिल रहा है, इन दोनों पे ही ध्यान देंगे। तो चलिए प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप यहां देखो, पैटर्न क्या बन रहा था, ये आपका ये इधर से इधर गया, नीचे आया, फिर इधर गया, ठीक है, और उसके बाद खत्म हो गया, मतलब ये 3 बार चला। उसके बाद ये वाला जो है ये इधर से इधर गया, और उसके बाद ये ऊपर आएगा, मुझे ऊपर ही दिख रहा है ना। ये सर्कल भी चलो हो गया। ये वाला देखते हैं और ये वाला देखते हैं, जो यू शेप है ना। तो ये वाली शेप आपकी कहाँ पे आ रही है, ये देखो, ये वाली शेप इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, ठीक है, और उससे पिछले में भी आ रही है ना, उससे पिछले में भी आ रही है, ठीक है। तो अब यहां पर होगा क्या, ये इधर था, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से नीचे गया, तो यहां से अब नीचे आएगा। बट फर्स्ट वाले में तो आपको ये शेप मिली नहीं है ना। या फिर अगर आप ये यू शेप देख रहे हैं, ये यू शेप जो है ये तो आपको प्रीवियस वाले में मिली नहीं थी। आप ये देखिए यू जो है ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था, ये यू यहाँ पे, मतलब ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, फिर आपको ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, इसकी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो नया यू आया, यहाँ पे न्यू फिगर आएगी कि ओल्ड फिगर आएगी, वो हमें चेकआउट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फिगर कितनी बार आ रही है, ये देखो, एक फिगर 4 बार आ रही है। ये इधर है, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, अगले में नहीं आया, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये चीज जो है, ये वाला, ये आपका इसमें आ रहा है, अगले में नहीं आ रहा, ये डॉट वाला 1
2, अगले में नहीं आ रहा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैं देखूं कोई भी फिगर जो है वो 4 बार आ रही है। तो अगर ये वी शेप आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 बार आ चुकी है, तो अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट ही होगी जो हमें सी ऑप्शन में मिल रही है, क्योंकि 5 बार कोई भी फिगर नहीं आ रही। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर कोई फिगर आ रही है तो वो 4 बार आ रही है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ना सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, ये सीरीज के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सॉल्व, इनकी मतलब आपका ना एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये है आपका एनालॉगी, सीरीज की एनालॉगी। फिगर 4 इज रिलेटेड टू फिगर 3। फिगर 4 जो है वो 3 से रिलेटेड है। इन द सेम मैनर फिगर 2 इज रिलेटेड टू फिगर 1, 2 1 से रिलेटेड है। मतलब ये है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है और ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो आपको कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब वही देखो, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, वो सर्कल है तो यहाँ भी सर्कल ही रहेगा। बीच में ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर मल्टीप्लाई है तो इसमें सर्कल के बीच में क्या होगा, प्लस होगा। तो सर्कल में प्लस आना चाहिए, हर ऑप्शन में प्लस मुझे दिख रहा है। अब डॉट की पोजीशनिंग देखिए, यहां डॉट किधर है, टॉप पे, उससे पीछे में डॉट उसके लेफ्ट साइड था, यहां भी डॉट किधर है, टॉप में, तो उससे पिछले में इसकी लेफ्ट साइड होगा, यानी डॉट आपका इधर की तरफ आएगा। और ये चीज हमें मिल रही है फर्स्ट ऑप्शन में, यानी आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एनालॉगी होती है, आपको पैटर्न बताया होता है कि कौन सी फिगर किस फिगर से रिलेटेड है और फिर ही आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये जरा ना वेन डायग्राम का ना एक और फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस भी करना चाहूंगी। चलिए देखिए, फिर हमने सिलॉगिज्म में 3 चीजें सीखी थी, ऑल, अगर आपको याद हो, ऑल, सम और नो, और हमने इनके डायग्राम्स भी सीखे थे। जैसे कि ऑल का डायग्राम क्या होता है, ऑल ए इज बी, या फिर ऑल बी इज ए। ऑल ए इज बी का डायग्राम ऐसे और ऑल बी इज ए का डायग्राम ऐसे। ऑल्दो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया हुआ है वो बहुत सिंपल है, पर मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा टाइप ही डिस्कस कर रही हूँ। हाँ जी, सम में डायग्राम में कोई खास फर्क नहीं होता। देखो, सम इज बी हो या फिर सम बी इज ए हो, दोनों का डायग्राम बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं नो की, हाँ जी, नो ए इज बी हो या फिर नो बी इज ए हो, इसका डायग्राम भी बिल्कुल एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा। तो चलिए, ऑल का डायग्राम कैसे होता है कि सारा ए जो है वो बी है, सारा बी जो है वो ए है। ठीक है, सम का डायग्राम दोनों केसेस में सेम रहता है और नो का डायग्राम जो है वो भी दोनों केसेस में बिल्कुल सेम होगा, फर्क सिर्फ ऑल में होता है। तो ये मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज आप जब क्वेश्चंस करते हैं ना, ये देखिए क्वेश्चंस में आपको ये डायग्राम बनाने पड़ सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मेट होता है कि आपको ना 3 चीजें देगा, और मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट इनफैक्ट दिखाई देती हूँ। विच ऑफ द अबव फिगर बेस्ट डिपिक्ट्स, ये वर्ड कभी नहीं हटता, ये वर्ड जरूर आएगा आपके क्वेश्चन में, इस वर्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कई बार आप जब डायग्राम बनाएंगे ना, कई बार आपका डायग्राम एक्यूरेट नहीं होता, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको मार्क करें कि ना करें। तब ये वर्ड की जरूरत पड़ती है कि क्या ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। बेस्ट रिप्रेजेंट्स का मतलब ये होता है कि इन 4 में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ना कि एक्यूरेट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो वेन डायग्राम जब भी करेंगे ना, आपको चारों में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। कई बार वो एक्यूरेट नहीं भी होता, कई बार तो वो एक्यूरेट भी होता है, बट समटाइम्स वो एक्यूरेट नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि वो बेस्ट आउट ऑफ 4 है। क्लियर है? ठीक है, तो ये वर्ड जरूर आपको दिया होगा। तो इसको करना कैसे होता है, आपको 3 नाम दिए होंगे, आपने देखना है कि पहले तो ए और बी में क्या रिलेशन है, ऑल सम नो की टर्म्स में, फिर बी और सी में क्या रिलेशन है, और फिर
ए और सी में क्या रिलेशन है, मतलब यहाँ पे आप ए बी का रिलेशन देखेंगे, बी और सी का रिलेशन देखेंगे और ए और सी का रिलेशन देखेंगे, ए बी बी सी या फिर ए सी। क्लियर है? तो ये रिलेशंस हमने स्टडी करने हैं ऑल 3 टर्म्स में, ऑल, सम के नो, मतलब इनमें से हम देखेंगे ऑल का है कि सम का है कि नो का है, और उसी के हिसाब से हम उसका फिर डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, फिर अगर आप डायग्राम बनाओगे ना आपको वो कंफ्यूजन्स नहीं आती है कि यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा। तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए अगर मैं आपको कह रही हूं टी, कॉफी, या फिर बेवरेजेस, देखो टी और कॉफी एक दूसरे से अलग है ना, तो मैंने टी का सर्कल अलग बनाया, कॉफी का अलग बनाया। कॉफी और बेवरेजेस में क्या रिलेशन है, ऑल कॉफी और बेवरेजेस, तो कॉफी के बाहर बेवरेजेस बनेगा, और अगर मैं टी से बेवरेजेस को देखूं तो टी के भी बाहर बेवरेजेस बनेगा, यानी दोनों के बाहर बेवरेजेस बनेगा। तो ये सर्कल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बेवरेजेस को। तो ये आपका डायग्राम है, तो ऑल सम नो से बहुत आसानी से हो जाता है, ये तो उसके बिना भी हो जाता। आप सोचोगे कि क्वेश्चंस में तो कुछ भी नहीं है, इसकी जरूरत क्या है, आपको मैं दिखाऊंगी कहाँ जरूरत पड़ रही है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं मेन, वुमेन और म्यूजिशियंस, इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो मेन, वुमेन और म्यूजिशियंस का डायग्राम अगर आपको बनाना है वो कैसे बनेगा, तो ये देखिए मेन और वुमेन में क्या रिलेशन होता है, मेन और वुमेन में नो का रिलेशन, वुमेन और म्यूजिशियंस में सम का रिलेशन, और मेन और म्यूजिशियंस में भी सम का रिलेशन। तो चलिए मेन और वुमेन को एक दूसरे से अलग बना दिया हमने, ये मेन है, ये वुमेन है। ठीक है, उसके बाद म्यूजिशियंस जो है वो वुमेन के साथ भी सम है और मेन के साथ भी सम है। ठीक है, दोनों के साथ वो सम आ रहे हैं। तो ये हम किस तरह से करेंगे, देखिए म्यूजिशियंस का सर्कल हम सेंटर में बना देंगे ताकि वो मेन के साथ भी सम बना ले, वुमेन के साथ भी सम बना ले, और मेन और वुमेन का आपस में अलग रह रहा है सर्कल। तो देखो बिना कुछ सोचे अगर मैं सिर्फ ऑल सम नो के अकॉर्डिंगली देखूं तो मेरा डायग्राम तो बन गया, मेरा आंसर आ गया, है ना। मैंने ऑल सम नो के हिसाब से बनाया, मेन वुमेन में नो अलग अलग बना दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद वुमेन और म्यूजिशियंस में सम, वो भी बन गया, मेन और म्यूजिशियंस में सम, वो भी बन गया, डायग्राम बन गया, आंसर मार्क हो गया। पर गलती से अगर आपका ध्यान चला गया डायग्राम की तरफ डिटेल में, इन डेप्थ, तो आपका ध्यान जाएगा कि म्यूजिशियंस का ये वाला एरिया मेन है, ये वाला एरिया वुमेन है, तो ये क्या है, तो ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं कह रही थी कि कई बार एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करता पर बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तब होती है जब ऑल सम नो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में ऑल सम नो जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं अच्छे से, तो इसका मतलब वो आपका जो डायग्राम है, वो आपका जो आंसर है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है आपके क्वेश्चन की। तो ये चीज आपकी रहती है। ठीक है, आई होप अब आपसे गलती नहीं होगी, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप कर लेंगे इस तरह का कि आपने इस तरह से करना होता है ऑल सम नो की रिप्रेजेंटेशन को चेक। हाँ जी, तो अब जैसे कि यहाँ उसने 76 क्वेश्चन है, क्रिमिनल्स, ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, क्रिमिनल्स, थीव्स और जजेस का क्या रिलेशन है। क्रिमिनल्स और थीव्स में क्या रिलेशन है, देखो क्रिमिनल बड़ी चीज है, थीव्स छोटी चीज है, तो ऑल थीव, सारे चोर जो हैं वो क्रिमिनल ही होते हैं, और जज ना ही चोर है, जज ना ही क्रिमिनल है, तो जज का सर्कल एक अलग सर्कल होगा। तो आंसर आपका होगा इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन आपको गिवन है बी ऑप्शन में, तो आंसर आप क्या मार्क करेंगे, सेकंड ऑप्शन। क्लियर। चलिए उसके बाद फाइंड द मिसिंग पैटर्न, वो कह रहा है आपको यहाँ पे मिसिंग पैटर्न बताना है। यहाँ पे ना आपको ना थोड़ा थोड़ा वो इमेजेस भी हेल्प कर सकती है। अब देखो ये आपका डायग्राम जो है, सेंटर वाला सर्कल अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा इसलिए बना रही हूँ ताकि क्लियर हो, उसके इस वाले एरिया में आपकी लाइंस ऐसे हैं, इधर आपकी लाइंस ऐसे हैं। तो अगर मैं इस चीज की नीचे इमेज बनाऊं तो कैसे बनेगी, ऐसे
देखो ऐसा ही बना हुआ है, तो इधर आपका क्या बनेगा, ऐसे। तो यानी पहली बात, लाइंस जो आपका मतलब मिसिंग वाला एरिया है वहां पे आपकी लाइंस जो है वो ऐसे बनेंगी। ठीक है, तो इस तरह से लाइंस देखो, ए में है, बी में है, सी गलत हो गया और डी में भी है। तो चलो ये चीज तो हमें समझ आ गई। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, एरो भी सारों में सेम है, बाकी चीज हमें देखनी है कि शेडिंग कैसे होगी। देखो ये कैसी लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये आपकी वर्टिकल लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो यहां पर आपकी क्या होंगी, यहां पर आपकी होंगी वर्टिकल लाइंस, तभी ये पैटर्न पूरा बनेगा ना। ऑपोजिट्स में सेम हो रहा है, ये देखिए ये दोनों ऑपोजिट्स में हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों ऑपोजिट्स में वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइंस आपको कहां पर मिल रही हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए वर्टिकल लाइंस आपको सिर्फ डी ऑप्शन में मिल रही है। ए ऑप्शन में भी वर्टिकल लाइंस है, पर देखो इधर इन्होंने वर्टिकल कर दिया, इधर हॉरिजॉन्टल कर दिया, इसलिए गलत है। यहाँ पे तो आपको मिली हॉरिजॉन्टल लाइंस रही है, उस वजह से गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, which figure should come right after the problem figure if the sequence is continued? आप इस सीक्वेंस को कंटिन्यूड रखेंगे, सीरीज है इसको कंटिन्यूड रखेंगे, तो नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी? आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो CDO है, ठीक है, CDO इधर आ गया, मतलब CDO का CDO रह रहा है, फिर उसी जगह पे ये बदला और फिर उसी सीक्वेंस में यहां पे आ गया। मतलब हो क्या रहा है, ये CDO दो बार आया, यहां से यहां पे आने पे वो बदला, फिर ये दोनों सेम रहेंगे। मतलब इन दोनों में भी आपका क्या है कि सिर्फ इसकी पोजीशन बदल रही है, मतलब एक बार पोजीशन बदल रही है और एक बार अरेंजमेंट बदल रहा है। फर्स्ट से सेकंड में क्या हुआ, थर्ड रो से सेकंड रो पे चला गया विद द सेम सीक्वेंस। सेकंड से थर्ड में क्या हुआ, आपका यहाँ पे जगह वही है, पोजीशन वही है, सेम पोजीशन है, पोजीशन नहीं बदली पर सीक्वेंस बदल गया। यहाँ पे पोजीशन बदली, यहाँ पे सीक्वेंस बदला। ये CDO बीच में चला गया, बीच में ही रह के ये DOC हो गया, है ना। अब DOC का DOC रहा पर ऊपर चला गया, अब यहाँ पे इसका सीक्वेंस बदल गया, तो इससे नेक्स्ट में क्या होगा, OCD की पोजीशन बदलेगी विद द सेम सीक्वेंस। तो OCD मुझे ये देखो A ऑप्शन में मिल रहा है, ये CDO है गलत है, ये OCD मुझे यहां मिल रहा है, ये OCD ऊपर चला गया, ये भी गलत है। तो आंसर आपका A और C में से होगा। तो अब आप एक चीज देखिए, आपका सबसे पहले नीचे था, मिडल में आया, मिडल में रहा, टॉप पे गया, टॉप पे रहा, अब नीचे आएगा कि मिडल में आएगा? तो किसी और को देखते हैं। ये देखिए #3 ऊपर गया, #3 ऊपर रहा, इसके बाद कहां आया, नीचे आ गया। तो यानी इससे इस पे आने पे #3 वाली जो सीक्वेंस है वो आपकी टॉप के बाद कहां जा रही है, बॉटम पे। तो इस हिसाब से तो OCD भी टॉप के बाद कहां जाएगा, बॉटम में। और बॉटम में मुझे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, A ऑप्शन में, तो आंसर होगा A ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। आपको नॉन वर्बल रीजनिंग आपने देखा कि मतलब ये चैप्टर्स अलग अलग करने वाले नहीं है, एक जैसे चैप्टर्स है। कभी आपको सीरीज दे देगा, सीरीज में भी आप एक एक एलिमेंट पे फोकस करके सॉल्व करते हैं, और जब एंड में 2 ऑप्शन बच जाते हैं ना, तो उन 2 ऑप्शंस में कंपैरिजन देखते हैं, उसी एलिमेंट पे फोकस करते हैं जो एलिमेंट दोनों में फर्क आ रहा है। ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, आपकी फिगर सीरीज, फिगर की एनालॉगी, ठीक है, वेन डायग्राम। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग में कवर होती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो आपने थोड़ा सा आइडिया भी ले लिया कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड है ना। तो थोड़ा सा आपको, और रूल्स अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन सेम शायद ना भी आए, कई बार आ भी जाता है, बट अगर आपका क्वेश्चन सेम ना भी आए तो मेथड टू सॉल्व वो नहीं बदलता। मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसमें जिस मेथड से आपका इक्वेशन सॉल्व हुआ है वो मेथड्स रिपीट होते हैं, अगर क्वेश्चन ना भी रिपीट हो। इसीलिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं आपके लिए। अगर आप PYQs को लर्न करते हैं
तो मतलब अगर आप PYQs को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, पूरा डिटेल में सारा क्लियर करते हैं अपने PYQs, तो आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये सिर्फ CSAT एग्जाम नहीं, मैं आपके जितने भी आपके लेवल्स हैं एग्जामिनेशन के, हर लेवल की बात कर रही हूँ। सो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आज के लेक्चर के बाद आपको थोड़ा सा नॉन वर्ब, थोड़ा सा नहीं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है ना, आज के लेक्चर के बाद आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट हर तरह का चैप्टर, हर तरह का क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिया। सो इसी तरह से हमारे सेशंस चलते रहेंगे। आपका CSAT एग्ज़ाम जो है वो डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स का क्लियर होगा, बिकॉज आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रखी है अगर आपने सारे सेशंस ढंग से अटेंड करे हैं। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स के जितने भी सेशंस, अगर आप वो सभी के सभी सेशंस अच्छे से अटेंड कर रहे हैं तो आपका CSAT एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक्ड है, राइट। तो चलिए इसी तरह से अगले सेशन में हम मिलेंगे और इसी तरह से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई इंपॉर्टेंट सेशन हमारा कवर अप होगा अगले उसमें। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।